स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। और शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में कई विधियों का जिक्र करेंगे। आत्मनिरीक्षण विधि, गाथा वर्णन विधि, प्रयोगात्मक विधि, बहिर्दर्शन या निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक विधि, विकासात्मक विधि। इसके अलावे और है जो आप देख पा रहे हैं, मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, परीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि जिसको इंटरव्यू मेथड कहते हैं, प्रश्नावली विधि, विवेकात्मक विधि और मनोभौतिक विधि। तो इतने विधियों का जिक्र इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो नए लोग हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी जे टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो, यहाँ से प्रश्न रहता है। केवीएस में तो खैर बहुत ज़्यादा प्रश्न इस टॉपिक से रहता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी के वीडियो को। पहला विधि है आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि क्या है? आत्मनिरीक्षण विधि में हम लोग देखेंगे आत्मनिरीक्षण विधि। पहला है आत्मनिरीक्षण विधि। यानी आत्मनिरीक्षण विधि क्या होता है कि ये एक ऐसी विधि है जो स्वयं की क्रियाओं का हम निरीक्षण करते हैं। इसमें क्या होता है? स्वयं की क्रियाओं, यानी जो हम अपना काम कर रहे हैं, हम खुद का अपना हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका इंग्लिश जो होता है, ये इसका इंग्लिश होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हो सके कि इंग्लिश में मेरा स्पेलिंग गलत भी हो। सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हम स्वयं का निरीक्षण करें, अपने आप का निरीक्षण करें, और इस तरह से हम अपने आप को निरीक्षित करते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। मेरे में कोई गलती है तो हम उसका सुधार कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि ये एक परंपरागत विधि है। यानी ये पुराने ढर्रे का है, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। और इसके प्रतिपादक थे लॉक, जो ब्रिटेन के थे। तो यानी आत्मनिरीक्षण विधि क्या हो गया कि स्वयं की क्रियाओं का ऑब्जर्व करना या मूल्यांकन करना या निरीक्षण करना आत्मनिरीक्षण विधि कहलाता है। और इसके प्रतिपादक लॉक हैं, और स्वयं की क्रिया यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन मेथड जिसको कह सकते हैं। दूसरा है गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन में क्या होता है कि ये कोई पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करना। हम कोई काम किए, ऐसा होता है कि हम कोई काम किए, हमको कोई अनुभव है, और या किसी दूसरे का अनुभव है, या उस दूसरे के व्यवहार का जब हम ऑब्जर्व करेंगे, वर्णन करेंगे, तो ये वर्णन कहलाएगा गाथा वर्णन विधि। ये गाथा वर्णन विधि में क्या करते हैं कि मनोवैज्ञानिक या शिक्षक जो भी कुछ है दूसरे के बारे में वो सुनता है और एक रिकॉर्ड करता है, और उस रिकॉर्ड के आधार पर ही निष्कर्ष निकालता है। तो जिसको कहा गया गाथा वर्णन विधि। प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है कि जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखिए, इसमें प्रयोगात्मक विधि में क्या है कि हम किसी चीज़ का, यानी कोई प्रयोग करता है, प्रयोगकर्ता दूसरों पर प्रयोग करता है। प्रयोगकर्ता क्या करता है कि कोई कंडीशन या सिचुएशन तैयार कर देता है, और उसके आधार पर जो है उसका जांच पड़ताल करता है कि कोई जीव कैसे है। आप देखे होंगे, आप सुने होंगे, आप पढ़े भी होंगे कि कई मनोवैज्ञानिक जो हैं जानवरों पर प्रयोग किए हैं। जानवर पर प्रयोग जैसे कि स्किनर ने चूहा पर किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, पावलोव ने कुत्ता पर किया। तो ये कई मनोवैज्ञानिक जो कोहलर थे वो चिंपांजी पर प्रयोग किए। तो वो क्या करते थे
कि जो मनोवैज्ञानिक थे वो एक कंडीशन तैयार करता था हर जीव का, उसको भूखा रख दिया पिंजरा में और फिर जाके एक कंडीशन बन गया उसके लिए कि भोजन वो कहाँ से प्राप्त करें, और उस कंडीशन को वो किस तरह से भुनाता है, किस तरह से अपने आप को सीखता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। इसके कई गुण हैं, इसको वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है, इसको वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। और कोई भी निष्कर्षों की जांच संभव है, निष्कर्षों की जांच इस विधि से संभव है कि हम कोई चीज़ प्रयोग कर लिए, जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, और वो बिल्ली पर आप लोग पिछले वीडियो में है भी, थॉर्नडाइक का, स्किनर का, सब का वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उसको देखिएगा। थॉर्नडाइक ने क्या किया, भूखी बिल्ली को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद जो है, लेकिन उसके लिए जगह था, रास्ता था कि वो खोले और भोजन पाए, बाहर में भोजन था, तो वो बार बार प्रयास करते हुए, गलती करते हुए, इधर उधर छटपटाते हुए, प्रयोग करते करते भूलवश लीवर पर पैर दबाता है और वो निकल कर मछली खा लेता है। फिर उसको बंद करता है, बंद करने के बाद जो है फिर वो उसी तरह से करता है। एक तरह से कहें कि वो करते 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 क्या हो गया कि सीख गया कि यही तो लीवर है, इसको दाबेंगे और हम निकल के भोजन ले लेंगे। तो यानी क्या है कि निष्कर्ष की हम जांच कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सीख चुका था, वो निष्कर्ष थॉर्नडाइक ने निकाल चुका था। यानी कई मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और निकालता है जो निष्कर्ष, उसका निष्कर्ष विश्वसनीय होता है। यानी विश्वसनीय यानी विश्वास करने लायक है कि अब कोई दूसरी बिल्ली को फिर हम बंद कर दें, थॉर्नडाइक का अभी अचानक बंद कर दें, तो ऐसा नहीं कि वो सीख जाएगा, धीरे 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 सीखेगा और लास्ट में उसको ये ज्ञान भी हो जाएगा। तो यानी विश्वसनीय है। इसका क्या है कि शिक्षा संबंधी समस्याओं का हम समाधान भी कर सकते हैं। शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं ये प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा हम शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यानी बच्चों को भी हम लोग क्या करते हैं, वही करते हैं, उसके लिए उद्दीपक तैयार करते हैं। जिस तरह थॉर्नडाइक बिल्ली पर किया था, स्किनर चूहा और कबूतर पर किया था, तो उद्दीपक तैयार कर देता था, फिर वो अनुक्रिया करता था, या अनुक्रिया तैयार कर दें तो बच्चे उद्दीपक को देख के कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये था आपका प्रयोगात्मक विधि। अगला है बहिर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन या निरीक्षण विधि। इसको कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रोस्पेक्शन मेथड, एक्स्ट्रोस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो ये निरीक्षण में क्या होता है कि निरीक्षण का मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना। हम किसी चीज़ को, हम उसको फ्री छोड़ दिए, कंडीशन एक तैयार करके उसका हम निरीक्षण करेंगे कि वो किसी भी चीज़ को कैसे करता है, किस प्रकार से सुलझाता है। कोई समस्या दे दिए हैं तो किस तरह से वो समस्या का सामना करता है। तो यानी इसमें हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का व्यवहार, आचरण, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया कैसे करता है, और उसके क्रिया प्रतिक्रिया या आचरण या व्यवहार को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि उसकी जांच करते हैं या उसको पहचानते हैं। नहीं, कोई भी आदमी धीरे धीरे क्या करता है कि जब नई जगह या नए आदमी से मिलते हैं या नए पार्टनर से मिलते हैं तो क्या करता है, उसके व्यवहार को जांचता है, परखता है, उसके आचरण को देखता है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया को देखता है, फिर जाके वो एक मानसिक दशा को समझने लायक हो जाता है कि ये फलाना व्यक्ति कैसा है, किस तरह से है। आप लोग भी कई बार ये धोखा खाए होंगे, निरीक्षण करने में गलती हो गई होगी कि आपके दोस्त आपको ही धोखा दिए होंगे। तो ये निरीक्षण या बहिर्दर्शन विधि इसको कहते हैं। आगे है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जो पूर्व किए गए कार्य हैं उसका यदि हम हिस्ट्री जानते हैं तो उसके द्वारा हम उस व्यक्ति की जांच पड़ताल या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शिक्षक क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं कि जब कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं या मानसिक रूप से बीमार होते हैं, कह सके कि पागल हो जाता है, तो पागल होता है तो उसके जीवन के बारे में वो पता करता है कि ये इसके लाइफ में क्या क्या किया, किस चीज़ से इसको परेशानी है, किस चीज़ से इसको कोई चीज़ क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है। तो उसके जीवन को पहले
जीवन के इतिहास को पहले जाना जाता है, फिर उसके बाद उसको उपचार किया जाता है। यानी जीवन इतिहास विधि क्या है कि किसी भी बालक या व्यक्ति के जीवनी को जानना और जानने के आधार पर, उस जीवनी के जानने के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, कैसा कर सकता है। हम लोग भी देखते थे कि शिक्षक बोलते थे, किसी को बहुत ज़्यादा मानते थे, किसी को बहुत ज़्यादा जो है ना कह सकते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा डांटते थे, किसी को कहते थे तुम एकदम नहीं सुधरेगा। तो जैसे ही ये बात कहे कि तुम एकदम नहीं सुधरेगा, तो ये एक दिन की बात से नहीं है। वो शिक्षक क्या करते हैं कि उसके जीवन की कई समस्याओं से, जीवन के कई घटनाओं से वो प्रेरित है, कई घटनाओं का वो निष्कर्ष करते हुए, जांच करते हुए या फिर जानते हुए तब वो निष्कर्ष निकालता है कि तुम नहीं सुधरेगा या तुम बहुत अच्छा लड़का बनेगा, तुम इसका भविष्य उज्जवल होगा। तो ये क्या है कि जीवन इतिहास विधि, यानी किसी के जीवन के बारे में जानते हैं तो उसके लिए आपको कार्य आपको समझना आसान हो जाएगा। अगला है उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक विधि क्या है? पहले इसके साथ एक और है निदानात्मक, पहले उसको समझते हैं। निदानात्मक, चलिए एक उदाहरण बताते हैं पहले, उसके बाद ये दोनों को लेकर चलते हैं कि निदान क्या होता है। मान लिया जाए कि आप डॉक्टर के पास गए, इस वजह से गए कि आपको जाड़ भी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, कपकपी भी है और फीवर भी है। आप डॉक्टर के पास गए, आप नहीं जान रहे हैं कि हमको क्या हो गया। डॉक्टर क्या किया, ब्लड टेस्ट किया, आपका ब्लड टेस्ट दे दिया, और जब टेस्ट रिपोर्ट आया, ब्लड रिपोर्ट आया, तो आपको कहा क्या, वो मलेरिया हो गया आपको। और जैसे उसको पता चल गया कि आपको बीमारी क्या है, मलेरिया, तो ये प्रक्रिया क्या हो गया, निदानात्मक। ये प्रक्रिया निदानात्मक हो गया। अब डॉक्टर साहब जान गए कि आपको मलेरिया है, तब क्या करेगा, आपका ट्रीटमेंट करेगा, उपचार करेगा, और आपको कहेगा कि कुनैन दवाई खाओ, आज कुनैन दवाई खाओ सुबह शाम। कुनैन दवाई ईवीएस वाला वीडियो में आप देखे होंगे, कुनैन वाला, ये सीटेट 1 to 5 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि मलेरिया की दवाई है कौन, कुनैन। कुनैन की दवाई जो है ये सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती है, सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती है। और जैसे आपको ये बता दिया कि आप कुनैन खाओ, तो आपका क्या हो गया, ये प्रक्रिया उपचार हो गया, ये प्रक्रिया आपका उपचार हो गया, यानी निदानात्मक। इसी तरह शिक्षा जगत में भी, शिक्षा मनोविज्ञान में भी क्या होता है कि पहले निदानात्मक किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक किस तरह से वो ग्रसित है, किस बीमारी से ग्रसित है। अब बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, यदि वो मैथ नहीं जान रहा है, हिंदी बढ़िया से अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो पता करेगा कि ये क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। आपके क्लास में भी आप शिक्षक बनकर जा रहे हैं और क्लास में बहुत ज़्यादा 40, 50, 100 विद्यार्थी हो सकता है, तो कोई बच्चा आप बार बार नोटिस कर रहे हैं कि ये बच्चा हम लिखा रहे हैं तो वो बच्चा नहीं लिख पा रहा है, और नहीं लिख पा रहा है, तब आपको ये पता चल गया कि इसको सुनाई कम देता है। तो जैसे आपको पता चला कि पीछे बैठने के वजह से इसको सुनाई कम देता है, इस वजह से नहीं लिख पाता है, तो क्या कीजिएगा, तो जैसे आप जान गए तो आपके लिए वो निदान हो गया कि बच्चे को सुनाई इस वजह से नहीं पड़ रहा है कि वो कम सुनता है पीछे बैठने के वजह से। तो अब जैसे उसको कहिएगा कि ए उठो, चलो आगे आओ, तो आगे आके आप बैठा दीजिएगा, तो आप उस विद्यार्थी के साथ क्या किए, उपचार कर दिए। तो उपचारात्मक विधि में क्या है कि आप उपचार करते हुए बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, उसके समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आगे है विकासात्मक विधि। देखिए विकासात्मक विधि क्या है, ये एक बड़ा चीज़ है, एक छोटा टॉपिक भी नहीं है। विकासात्मक विधि से किसी भी बच्चों को जानना या समझना, देखिए विकास के कई आयाम होते हैं, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, सांवेगिक होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगिक, नैतिक, चारित्रिक, कई विकास के आयाम होते हैं, और एक विकास दूसरे विकास पर डिपेंड करता है। जिस हिसाब से शारीरिक विकास होता है उसी तरह से मानसिक विकास भी होता है, उसी अनुपात में। मान लिया जाए कि कोई बच्चा है 20 साल का हो गया, तो उसकी बुद्धि भी क्या होगी, 20 साल जैसे होगी या उसके इर्द गिर्द रहेगी।
तो लेकिन ऐसा नहीं कि साल भर का बच्चा है और 20 साल के बराबर की बच्चे की बुद्धि हो गई, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होता है कि ये इसके आधार पर हम जांचेंगे कि उसका शारीरिक विकास है तो मानसिक विकास किस आधार पर होगा, शारीरिक विकास इस प्रकार से है तो मानसिक विकास किस प्रकार से होगा, शारीरिक और मानसिक विकास इस प्रकार से हो रहा है तो बच्चे का सामवेगिक विकास क्या हो सकता है। तो इसके आधार पर विकासात्मक रूप से, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये हर अवस्था में क्या है कि उसकी विकास की गति, विकास की वृद्धि दर सब अलग अलग होती है, सब अलग अलग होती है। तो आप देख रहे हैं कि शैशवावस्था के जो बच्चे होंगे उसका मानसिक स्तर उसके हिसाब से होगा और हम उसी के विकास का हम पैमाना तय कर सकते हैं या उसी के विकास की जांच कर सकते हैं। बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, तो इसको अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से हम जांच कर सकते हैं या इसको विकासात्मक विधि कहते हैं कि उसके विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी विधि का प्रयोग करते हुए बच्चे को जांचते हैं, परखते हैं या उसके समस्याओं को सुलझाते हैं या उसको हम समस्या सुलझाने दे देते हैं, तो ये विधि कहलाता है विकासात्मक विधि। आगे है आपका सांख्यिकी विधि। ये सांख्यिकी विधि जिसको कहते हैं हम लोग स्टैटिस्टिकल यानी सांख्यिकी, ये मनोविज्ञान का आजकल का ये आधुनिक विधि है और ये आजकल मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि संख्या के आधार पर, डाटा के आधार पर जब बच्चों का हम आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो ये कहलाता है सांख्यिकी विधि। जैसे कि जान रहे हैं कि बीने ने बुद्धि मापनी का प्रयोग किया था, किसी भी बच्चे में कितनी बुद्धि होगी, आईक्यू से संबंधित जो है ये सब क्या है, सांख्यिकी विधि का एक तरीका है। तो सांख्यिकी विधि में क्या होता है कि किसी भी बच्चों का या व्यक्ति का एक संख्या के आधार पर, डाटा के आधार पर जब हम आंकड़ा तैयार करते हुए बच्चों को परखते हैं, समझते हैं, तो ये विधि कहलाती है सांख्यिकी विधि। आगे है परीक्षण विधि। परीक्षण विधि में क्या है कि हम दूसरे का परीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि ये बच्चा कैसा हो सकता है, ये बच्चा क्या कर रहा है, इस बच्चे पर ध्यान कर देते हैं, यानी नोटिस करते हुए, परीक्षण करते हुए, यानी जब हम ध्यान पूर्वक किसी को देखते हुए ऑब्जर्व करते हैं, देखते हुए परखते हैं, देखते हुए जांचते हैं कि ये बच्चा इस समस्या को इस तरह से सुलझा रहा है, ये बच्चा इस समस्या को इस तरह से सुलझा रहा है, ये व्यक्ति ये सोचता है, इस विषय वस्तु को लेकर ये सोचता है, वो सोचता है, तो इसको कहते हैं कि परीक्षण विधि। परीक्षण विधि। आगे है साक्षात्कार विधि, जिसको हम लोग इंटरव्यू मेथड कहते हैं। इंटरव्यू मेथड, ये बड़े बड़े एग्जाम में आप लोग सुने भी होंगे कि इंटरव्यू मेथड यानी साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार में क्या होता है कि आपके आंतरिक भावनाओं को, आंतरिक जिज्ञासा को, आंतरिक ज्ञान को बोलवाना या समझना कि आप किसी काम को किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि कई बार इंटरव्यू में ऐसे बेतुका सवाल पूछ देता है कि वो सवाल का आंसर सही होगा या गलत होगा ये बात की बात है, लेकिन आपके बोलने का हेजिटेशन ना हो, वो एक तरह से कहें कि आंतरिक भावनाओं को जानना, भावनाओं को जानना। यानी निरीक्षण विधि में क्या होता है, साक्षात्कार विधि में, इंटरव्यू में क्या है कि आपके आंतरिक भावना का जानना चाह रहा है वो, तो इस तरह से हम बच्चों का भी साक्षात्कार विधि के द्वारा हम उसके मनोविज्ञान को समझ सकते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं। आगे है प्रश्नावली विधि। ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। प्रश्नावली विधि में ईवीएस का पेडागोजी हो या फिर सीडीपी हो या फिर हिंदी का पेडागोजी हो, सब जगह होता है प्रश्नावली विधि। इसको हम लोग प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि क्लास में, वर्ग में एक दूसरे से प्रश्न किया जाता है, यानी शिक्षक और छात्र इसमें दोनों प्रश्न करते हैं। और जब शिक्षक किसी इंटरेस्टेड चीज़ के बारे में, किसी इंटरेस्टेड विषय वस्तु के बारे में जब प्रश्न करते हैं तो बच्चों में ये उत्सुकता जानने के लिए बनी रहती है कि हम आंसर दें, या नहीं जानते हैं तो हम सुने समझें कि क्या हो सकता है। तो प्रश्नावली विधि का मतलब क्या हो गया
कि एक दूसरे को प्रश्न करते हुए छात्र भी शिक्षकों से जानने के लिए जिज्ञासा होगी तभी वो प्रश्न करेगा। तो यानी जिज्ञासा को शांत करने के लिए छात्र भी प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक भी प्रश्न पूछते हैं बच्चों से कि बच्चे हमारे कितना समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये था आपका प्रश्नावली विधि या प्रश्नोत्तर विधि भी इसको कहते हैं। आगे है विभेदात्मक विधि। विभेदात्मक विधि क्या है कि विभेद, एक तरह से कहें कि विभेदात्मक विधि यानी हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीव या कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, चाहे उसका शारीरिक रूप से एक दूसरे से अलग हो जाए, चाहे मानसिक रूप से अलग हो जाए, चाहे बुद्धि विद्या किसी न किसी रूप में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है और इसी को कहा जाता है विभेदात्मक विधि, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता विधि भी इसको कहते हैं विभेदात्मक विधि में। और विभेदात्मक विधि में यानी हम लोग ये देखते हैं कि एक बच्चे दूसरे बच्चे से कैसे भिन्न हो जाते हैं, बुद्धि में, पढ़ाई में, लिखाई में। कोई बच्चा, एक ही शिक्षक गणित पढ़ा रहे हैं, एक बच्चे गणित में बेहतर हैं, दूसरे बच्चे गणित को समझते नहीं हैं, गणित से डरते हैं। कोई किसी का साइंस मजबूत होता है, तो कई अर्थों पर विभेद होता है। इसकी विभेदता के आधार पर हम उसके मनोविज्ञान को समझ सकते हैं, साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। तो ये विभेदात्मक विधि हो गया। तो बस ये सब सिद्धांत क्या है, शब्दों पर सिद्धांत है, शब्दों का मनोभौतिक सिद्धांत। ये मनोभौतिक विधि जो है, ये मनोभौतिक क्या है कि आपके वातावरण में, आप जहाँ रहते हैं, आपके वातावरण में जिस तरह का सिचुएशन होगा, जिस तरह का कंडीशन होगा, जो चीज़ें जो भौतिक संसाधन मौजूद होगा, उसी संसाधन से आप क्या करते हैं, अपने आप को सरवाइव करते हैं। अब बोलने वाले लोग सामाजिक नियम जो हो या फिर आपके समाज में जिस तरह का भौतिक चीज़ें, हवा, पानी, भोजन, जो भी चीज़ें हैं, तो इसी से शरीर और मन इसी से जुड़ा रहता है। शरीर और मन जो है भौतिक चीज़ों से यानी वातावरण से जुड़ा रहता है। और कोई भी व्यक्ति किसी वातावरण से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, उसका शारीरिक और मानसिक रूप से वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो ये विधि कहलाता है मनोभौतिक विधि। हम इस विधि में क्या करते हैं कि बच्चों में रुचि अभिरुचि का पता कर सकते हैं कि वो अपने, देखिएगा कई लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हमको वहाँ रहने का मन नहीं करता है, कोई कहता है कि मेरा जगह बहुत अच्छा है। तो क्या है कि उसका शरीर और मन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। एक विधि छूट गया था मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि उसको भी देख लेते हैं। मनोविश्लेषणात्मक विधि जो है ये सिगमंड फ्रायड दिया था और ये फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक विधि, जिसमें मन का पहली बार जिक्र किया गया, मन पर पहली बार प्रयोग किया गया, दूसरे के मनों का प्रयोग पहली बार करने वाले फ्रायड थे, इसलिए इसको मनोविश्लेषण यानी मनोविश्लेषण का पिता भी कहा जाता है। तो इसमें जो है 3 बातें, चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन, इसके संबंध में हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, जो पूरे डिटेल से उस वीडियो को बनाए हैं, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो ये था आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका मनोविज्ञान विधि, जिसमें यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान की ये विधियाँ थी जो हम अपना प्रयोग करके किसी भी शिक्षक, बालक या व्यक्ति को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये था आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दें, और नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।